सर रिकॉर्डिंग स्टार्टेड हुआ है क्या? ऐसा ओके सर, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो चलो सर स्टार्ट करते हैं आज का स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस क्लास। तो सर आज स्टार्ट तो करेंगे टेक्निकल, बट टेक्निकल पे सबसे हॉट डिस्कशन क्या है आज का? आईटी स्टॉक का फॉल करना। जैसे कि क्लास में डिस्कशन हो रहा था वैसा ही कुछ हो गया ना। अरे आप लोग देख पा रहे हो सर? ठीक जैसे क्लास में डिस्कशन हो रहा था हम लोगों का लास्ट फ्यू वीक से, कुछ वैसा ही नजर आया होगा। ठीक है जी, इस तरह को इन्फोसिस अवस्था, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल। काल के तो मार्केट कुछ ही डाउन गई थी सड़क पे। मार्केट एग्जैक्टली आईटी स्टॉक के कारण डाउन गया है सर। मेन रीजन इज आईटी स्टॉक। सर रीजन बता दो। क्लास में डिस्कशन हुआ था बार बार कि कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोगों को लास्ट 1 डेढ़ महीने से मैं आप लोगों को बोले जा रहा हूँ कि सर ऑब्जर्व करना, मे भी कुछ इशू हो सकता है। और वही हुआ। पीयूष হয়েছে तो? हाँ पीयूष। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার আমি তো দেখলাম আগের দিন 31 একদম ডাইরেক্ট হিট करेছে 3100 से टीसीएस एग्जैक्टली जैसा बोला गया था क्लास में, हम लोगों ने जैसा डिस्कशन किया था वैसा ही हुआ है। और बाकी आईटी स्टॉक का तो भयंकर हालत है। लेकिन सर एक अच्छा बात है सर, इतना सारा चीज के अंदर, चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा टेक्निकल पे आज न्यू कैंडल सीखेंगे। ठीक है, कैंडल्स में मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में डिस्कशन हो रहा था, तो इसी में बात को कंटिन्यू करूंगा मैं। बट चलो एक बार मार्केट को घूम के आते हैं। हाँ, एक बार बाजार থেকে ঘুরে আসি, बाजारे की चलছে একবার দেখে আসি। अच्छा, आई होप कि आप सभी को स्क्रीन शेयर है और बाजार में क्या चल रहा है। तो ये है निफ्टी का हालत, ये आज का निफ्टी का हालत है। निफ्टी क्या फॉर्मेशन दिया है सर? एकदम एक मारूबुजू फॉर्म किया है 30 मिनट चार्ट में, और नीचे जाने का चांसेस है। ओके, अगर डे चार्ट देखा जाए, हाँ यहाँ पर भी एक छोटा सा मारूबुजू जैसा दिख रहा है। और ये देखो सर, एक अप ट्रेंड हुआ था, फिर उसके बाद इसको क्या बोलेंगे? पेपर अम्ब्रेला, मतलब हैंगिंग मैन, ऐसा कुछ बोलेंगे क्या? कैंडल स्टिक হ্যাঁ पहचान স্যার में आ रहा? की बोल बता लटक है बॉल। এইটা কিছু একটা তো হয়েছিল কিছু একটা হয়েছে মানে ওই টাইপের একটা, ঠিক আছে, মানে মোটামুটি একটা ডাউনগ্রেডেশনের দিকে যাচ্ছে, সেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। अच्छा निफ्टी छोड़ो, निफ्टी का इफेक्ट तो सर 50 स्टॉक के ऊपर बेस करके होता है। चलो मैं एक बार एनएसई में निफ्टी 50 ओपन करते हैं। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइड में एक बार चलते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी 50। अरे बाबा डेफिनेशन नहीं चाहिए, कहाँ से लग गया? ये पूरा सिस्टम बदल गया निफ्टी में, तभी एनएसई का कुछ भी इजीली मिलता नहीं है आजकल, पूरा एल्गोरिथम बदल गया। नहीं तो पहले ना गूगल में नॉर्मल इसमें ही दिख जाता था। आजकल ये न्यू साइट आ गया ना एनएससी का, जल्दी से कुछ नहीं मिलता। ये देखो, डाउनलोड वगैरह करने का थोड़ी ना टाइम है। आके डेटा, या फिर शॉर्ट में समरी दे रहा है। चलो फिर भी शॉर्ट समरी से भी देख सकते हो आप। टॉप 5 स्टॉक कल का और आज का यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, बजाज होल्डिंग, एटीजीएल, डीएलएफ, एलआईसीआई। ठीक है, चलो मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे तो चेंज चाहिए था। आजकल क्या हो गया एनएससी के साइड में, सब कुछ चेंज कर दिया, जल्दी जल्दी में मिलता नहीं है एनएससी। लाइव शेयर और दिस, अच्छा बाद में बात करते हैं। जल्दी में ये चेंज करने के कारण ऐसा होता है, चलो छोड़ो। लेकिन हम लोग सर एक बात करते हैं, पहले आपको इन्फोसिस दिखाते हैं। कहाँ चलते हैं सर? इन्फोसिस चलते हैं, इन्फोसिस।
मतलब नॉट जस्ट इन्फोसिस, आप आईटी स्टॉक पूरा चेक कर सकते हो। ये क्या हुआ है, बाप रे बाप। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, पूरा चेन टूट गया है। कहाँ चल रहा था 1400 के आसपास इन्फोसिस का शेयर, अप्रोक्स 1400 चल रहा था, नीचे गिरा है। कहाँ गिरा है, हेलो, कहाँ गिरा है, 1200 में, 1200 में आके रुका। सर ऐसा सिचुएशन क्यों, सर आप सबको पता है कि ये एक्चुअली वो इफेक्ट चल रहा है अमेरिकन मार्केट में, जो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम और सबसे बड़ा चीज रिसेशन। अमेरिकन मार्केट में जो रिसेशन क्रिएट हुआ है उसका इफेक्ट है ये बहुत दिनों से चल रहा था, आज टूट पड़ा। बहुत दिनों से सिचुएशन चल रहा था, इवन आईटी स्टॉक में अगर आप देखोगे लास्ट फ्यू मंथ से, ठीक है, लुक एट सर, अगर अप्रैल का भी डेटा फॉलो करो इन्फोसिस का, एक साइडवेज में चल रहा था, देखो। हाँ सर, पूरा साइडवेज में था। अगर आप मार्च अप्रैल का भी डेटा को चेक करोगे, एकदम टोटली साइडवेज में चल रहा था, कोई प्रॉपर अपग्रेडेशन का तो कोई निशान ही नहीं तो था। फ्लूडो के साइड में हाँ पूरा साइडवेज है सर, पूरा पूरा मार्च अप्रैल, ठीक है। मैं और थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये देखो सर कब से साइडवेज जा रहा है, देखो ये देखो सर, पूरा मार्च अप्रैल एकदम कंप्लीटली साइडवेज। उससे पहले तो दिसंबर से नीचे गिरना चालू किया है। दिसंबर से अगर आप देखोगे, दिसंबर नॉर्मली अमेरिका में थोड़ा प्रॉब्लम हमेशा होता है, मतलब ईयर न्यू ईयर एंड में उनका छुट्टी का टाइम है, बिजनेस वगैरह थोड़ा कम चलता है। लेकिन इस बार तो डबल धमाका हो गया ना। तो नेचुरल जो डाउनफॉल का कारण था, रीजन था, वो तो काम किया ही है। नेचुरल डाउनफॉल तो हुआ ही, आप देख सकते हो ट्रेंड। हाँ देखो सर, जैसे पहाड़ बना था, कैसे धीरे 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 दिसंबर जनवरी के बाद नॉर्मली होता है, लेकिन फेब्रुआरी मार्च ऑनवर्ड्स मार्केट में एक ग्रोथ नजर आता है। फेब्रुआरी मार्च ऑनवर्ड्स नॉर्मली ग्रोथ नजर आता है, बट इस बार उल्टा हो गया। इस बार सर अमेरिका में इन्फ्लेशन ऐसा ज्यादा मतलब घेर लिया है, और स्पेशली बैंक फेलियर, आप लोगों ने शायद केस स्टडीज कर लिया है, वो सिलिकॉन वाली बैंक और भी बाकी बैंक का सिचुएशंस, तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बस वही इम्पैक्ट है। अच्छा अब एक बड़ा सवाल है सर, एक सवाल यही बड़ा है कि सर आपको मार्केट डाउन गया है, अचानक तो नहीं बता रहे कि मार्केट डाउन जाने का चांसेस बिल्कुल था, हाई हाई लेवल चांसेस था, और वही हुआ है। और इसको बोलते हैं, ये जो इतना गैप क्रिएट किया है ना, इसको बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। अब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा सर कि गैप डाउन क्या होता है, ठीक है। कभी कभी आप देखना कि जिस रेंज में मार्केट चल रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा गैप क्रिएट करके मार्केट अप भी होता है, उसे कहते हैं गैप अप, ठीक है। सर ये क्यों होता है, इसके पीछे मैं बात करूंगा आपसे। इसके साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है। स्पेशली जो लोग मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, पोजीशन लेते हैं, उनके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मतलब मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक के प्रति ट्रेडर का या इन्वेस्टर का क्या माइंड सेटअप है। पॉजिटिव होने से मार्केट में गैप अप ओपनिंग देता है, अगर करंट सिचुएशन से ज्यादा अगर उनको लगता है कि नहीं स्टॉक में और ग्रोथ होगा तो चलो बाई करते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा लोग अगर बाई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, ठीक है, तो गैप अप होता है नॉर्मल। और जब बहुत सारा लोग ये सोचते हैं कि नहीं स्टॉक में ग्रोथ नहीं है, ठीक है, रिसेशन है क्या आ गया अमेरिका में, या फिर अमेरिकन आईटी स्टॉक में, मतलब आईटी सर्विस जो एरिया है, आईटी कंपनीज करता क्या है सर, आपको पता है आईटी कंपनीज क्या करता है, शायद पता हो। अगर ना पता हो तो मैं आपको एक समरी बता सकता हूँ। समरी कुछ ऐसा है कि ये जो हमारे यहाँ पर जो जायंट कंपनीज है, टीसीएस, इन्फोसिस, ठीक है, टेक महिंद्रा, ये लोग करता क्या है सर, हाँ विप्रो, काम क्या है, हाँ रोज का काम क्या है इनका। सर अमेरिका में जो बड़े बड़े अलग अलग कंपनीज होते हैं, से फॉर एग्जांपल अमेरिका में हॉस्पिटल्स है, से फॉर एग्जांपल अमेरिका में हॉस्पिटल्स है, अमेरिका में इंश्योरेंस कंपनी है, अमेरिका में इंडस्ट्रियल बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, या फिर जो भी आप समझ पा रहे हो ना। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मतलब कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझाना चाहूंगा कि इनका डेटा को मैनेज करना, इनका जो डेटा होता है ना, इनको मैनेज करना इंडिया में बैठ के टीसीएस करते हैं। इसका नाम ही इसलिए है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। बेसिकली इंफॉर्मेशन को बेसिकली प्रिजर्व करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना, ठीक है, फिर उसको सिचुएशंस के साथ ट्रैक करते रहना, अपडेट करते रहना। और जब जब यूएस का कंपनी, चाहे हॉस्पिटल्स हो चाहे इंश्योरेंस हो, ठीक है, जब भी वो डेटा को
मतलब मांगता है, डिमांड करता है, तो वो इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर। और ये सारा काम ये यहाँ पर इंडिया में बैठ के करता है। यूएस का इंटरनेशनल जितना बिजनेस है उसका डेटा भी इंडिया में होता है, मतलब टीसीएस के थ्रू से, इन्फोसिस के थ्रू से, अलग अलग आईटी जायंट के थ्रू से वो लोग मेंटेन करता है। चाहे वो डेटा कंप्यूटराइज डेटा हो, अकाउंटिंग डेटा हो, फाइनेंशियल डेटा हो, इंश्योरेंस, मतलब सिंपल एक एग्जांपल दे सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल यूएस में किसी मतलब कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसका कोई तो क्लाइंट होगा, ठीक है, तो उस हेल्थ इंश्योरेंस क्लाइंट का सारा डेटा इंडिया में टीसीएस के पास होगा, या इन्फोसिस के पास होगा, या टेक महिंद्रा के पास होगा। ये जो लोग आईटी जॉब करने जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ये सब अलग अलग डेटा को मैनेज करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर सर्विस के थ्रू से, कोई नॉर्मल अकाउंटिंग के थ्रू से, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक आइडिया के लिए मैंने आपको बताया, जिनको आईटी शेयर के मतलब आईटी के मतलब एरिया के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए एक हल्का सा आइडिया मैंने दिया कि आखिर ये आईटी कंपनीज करता क्या है, ठीक है। हम लोग सुनते हैं आईटी स्टॉक, बट आईटी करता क्या है, कुछ नहीं सर, सारा डेटा कंप्यूटराइज्ड वे में मैनेज करना, ठीक है, बस यही मेन मैटर है। चाहे वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विस जो होते हैं, यही है। हम लोग इसको बीपीओ भी बोलते हैं। बीपीओ क्यों बोलते हैं? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब बिजनेस का डेटा को प्रोसेस करते हैं और उसको आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स मतलब बाहर से इंडिया में लाते हैं, है ना, इंपोर्ट कर, मतलब बेसिकली हम लोग सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, उनका सारा का सारा सर्विस हम लोग इंडिया में बैठ के प्रोवाइड करते हैं। बट सर प्रॉब्लम क्यों हो गया? सर प्रॉब्लम इसलिए हो क्योंकि अमेरिका में काम धंधा थोड़ा खराब जा रहा है। तो अमेरिका में काम धंधा खराब जाएगा तो इंडियन कंपनीज के लिए भी तो प्रॉब्लम होगा। तो वही एक हल्का सा इफेक्ट है सर। ये तो हो गया, लेकिन सर एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है। क्या इन्फोसिस टीसीएस बाई करना चाहिए? सर लॉन्ग टर्म वे में बाई कर सकते हो। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अगर और थोड़ा नीचे जाएगा तो, ठीक है, कैंडल्स वगैरह में देखते रहो सर कि कैंडल किधर लेके जाने का बात कर रहा है। जैसे ये देखो सर, ये इसमें देखो सर, ये आपका इन्फोसिस में अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देखूं, कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग? ये 15 मिनट्स का आज का चार्ट है, क्या हुआ है देखो तो। देखो सर, टेक्निकल एनालिसिस है, और अगर आप लोग प्रॉपरली क्लास फॉलो करते हो ना, आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। कोई मुझे थोड़ा एनालिसिस करके बताएगा कि सर यहाँ पर क्या हुआ है। इन्फोसिस आप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, मतलब ये 15 मिनट का डेटा से मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है सर, ये 18 अप्रैल को क्या हुआ है हैंगिंग मैन। सर? एक हैंगिंग मैन, सर ये बियरिश है ना? हैंगिंग मैन बियरिश होता है। हाँ सर। हैंगिंग मैन बियरिश होता है। बियरिश मतलब जो मार्केट को नीचे धकेलता है। धकेलना समझते हो? तो नीचे धक्का लगा देना, ठीक है। जैसे अगर पहाड़ में कोई खड़ा है और कोई धक्का लगा दिया, क्या होता है? ठीक है, नीचे गिरेगा ना। तो वही हुआ है देखो, हैंगिंग मतलब आप ट्रेंड में हैंगिंग मैन। हम लोग लास्ट क्लास में ही शायद पढ़ रहे थे लास्ट वीक। आप ट्रेंड में हैंगिंग मैन बन गया कि हैंगिंग मैन का कैरेक्टर क्या है? सर जो बॉडी होता है, ये सब पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ सर, ये सारा चीज हम लोग क्लास में डिस्कस करते रहते हैं। ये देखो, ये कैंडलस्टिक का एनाटॉमी स्टार्टिंग में पढ़ाया, फिर धीरे धीरे मैं आपको पॉपुलर कैंडल्स के ऊपर एक एक करके चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पेपर अम्ब्रेला के अंदर हैमर, हैंगिंग मैन, ठीक है। शूटिंग स्टार थोड़ा आज चर्चा करूंगा आपके साथ। शूटिंग स्टार में चर्चा मैंने अभी तक क्लियरली किया नहीं है, उस पर थोड़ा चर्चा करना है। और मल्टीपल कैंडलस्टिक के अंदर कुछ चर्चा बाकी है, जैसे कि पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, ये थोड़ा बाकी है। बाकी इंगल्फिंग और हरामी में बहुत चर्चा किया मैंने, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सर, लास्ट दिन हम लोग हैंगिंग मैन कर रहे थे, और एग्जैक्टली हैंगिंग मैन में यही पढ़े थे। ये देखो सर, पेपर अम्ब्रेला देखने में ऐसा होता है, लेकिन ये कहाँ बनता है इस पर डिपेंड करता है कि इसको हैंगिंग मैन बोलेंगे कि हैमर बोलेंगे। अगर ट्रेंड के नीचे आता है तो हैमर हो जाता है, अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तो हैमर हो जाता है, और अगर अप ट्रेंड में बनता है तो हैंगिंग मैन हो जाता है। एक ही चीज कहाँ बनता है इस पे डिपेंड करता है कि वो मतलब उसका पैटर्न का नाम क्या होगा और उसका कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से सोचना है सर, ठीक है। ये देखो, पेपर अम्ब्रेला, शूटिंग स्टार, एक सेकंड, हैंगिंग मैन कहाँ है? इधर है हैंगिंग मैन, ये वाला कहाँ है? दिस इज हैंगिंग मैन सर, यस हैंगिंग मैन। ये देखो सिमिलर टाइप्स, ये देखो आप ट्रेंड सेकंड वाला ना, दिस इज हैंगिंग मैन। और जैसे हैंगिंग मैन बना, मार्केट फिर से नीचे गया। तो कहने का मतलब ऐसा है कि क्लास में भी डिस्कशंस मैंने करके रखा, और आप लोगों ने भी पहचानना चालू कर दिए सर। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस आप लोगों का भी चालू हो चुका है। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल,
कि आप मार्केट को ऑब्जर्व करते रहो सर, ठीक है, टेक्निकल लेवल पे भी ऑब्जर्व करते रहो, और साथ साथ में जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर है ना सर, सर एक बात मैं शायद आप लोगों को आज लिखा कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये टेक्निकल एनालिसिस जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए भी जरूरी है, मतलब इक्विटी डेरिवेटिव के लिए, वैसा ही ये टेक्निकल एनालिसिस का अप्रोच आपको रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम के लिए भी चाहिए होगा। रिसर्च एनालिस्ट सर ये कौन होते हैं सर? इसका भी एनआईएसएम में एक सीरीज होते हैं, इसका भी एनआईएसएम में एक सीरीज होता है। इसमें दो पार्ट होता है सर, इसमें दो पार्ट होता है, एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल। आप लोगों को मैं बस इतना रिकमेंड करता हूँ कि ये टेक्निकल एनालिसिस को अभी आप सीख ले रहे हो ना, तो बहुत अच्छा है सर, क्योंकि टेक्निकल का आप इंडिविजुअल एग्जाम भी दे सकते हो जो एनएसी का होता है, बट टेक्निकल का जो सबसे बड़ा यूज होता है दैट इज रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम के अंदर ये कॉन्सेप्ट को रखा गया है, एनआईएसएम सीरीज 15, ठीक है। एनआईएसएम सीरीज 15 जो है, इसमें रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम का जो एरिया है ये कवर करता है। इसमें एक चीज नहीं है सर, मतलब जो मैं अभी क्लास में हम लोग का जो चल रहा है उसमें हम लोग टेक्निकल तो कवर कर ले रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट का, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट है सर फंडामेंटल, वो इसके अंदर कवर नहीं है, ठीक है, वो चालू होगा बाद में, ठीक है। पहले ये कोर्स कंप्लीट होने दो, मतलब इक्विटी डेरिवेटिव्स और टेक्निकल का, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए फंडामेंटल स्टार्ट करूंगा। अगर उसके बीच में भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं आप लोगों को खबर करूँ, ठीक है। तो वो दोनों कंप्लीट होने से, और साथ में और एक चीज, तो साथ में आपको इकोनॉमिक पैरामीटर भी जानना है, मतलब रिसर्च एनालिस्ट के अंदर तीन चीज कवर होता है, फंडामेंटल, टेक्निकल एज वेल एज इकोनॉमिक फैक्टर। क्यों बता रहा हूँ सर, समझ में आ रहा है क्यों बता रहा हूँ? मैं कोर्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, भले ही आप एनआईसीएम का एग्जाम ना दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। भले ही किसी को एनआईसीएम नहीं करना है, पैसा कमाना मेन मकसद है, ठीक है, एनआईसीएम करना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब है कि सर अगर आप एक रिसर्चर क्या सोचता है, अगर आप उसको जानना चाहते हो, यू मस्ट नो कि एक रिसर्चर के सोच में तीन चीजें होती हैं। एक इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि मैं आज आपको स्टार्टिंग में, जैसे आप लोगों ने मुझे बताया, मैं भी आपको बताया कि सर अमेरिकन मार्केट, और आज नहीं सर, हम लोग लास्ट एक डेढ़ महीने से बात करे जा रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट में प्रॉब्लम है। लास्ट दिन भी चौथा भी बता रहा था कि सर इशू इज देयर। तो वही सर, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को देखना है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को देखना है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के साथ साथ फंडामेंटली भी इसको चेक करना है, और टेक्निकल जो आपको डे टू डे मार्केट का आइडिया देता रहेगा। ओके सर, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हो कि कैसे स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बना जा सकता है। आगे चलते हैं हम लोग अब बाकी का पार्ट कवर करने के लिए। सबको बुझते बातचीत तो सबाई, हेलो, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, बस तो कभी कभी थोड़ा रूट मैप बता देते हैं सर, क्या करने से क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी मेरा एक मतलब ड्यूटी का पार्ट है, बता दूं आप लोग। ऐसा नहीं कि सिर्फ आओ और पढ़ो और चले जाओ, कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वही सर, एक गाना था ना ऋतिक रोशन का, एक मूवी का, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, हाय फिसल गया। हाँ, ये तुमने क्या किया, छोड़ो सर, पेपर अम्ब्रेला वगैरह नहीं करना है ये आपका। यहाँ मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में इंगल्फिंग लास्ट क्लास में बता दिए थे सर, तो फिर क्या बाकी है सर? दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ दोजी, ये थोड़ा सा भूलना जरूरी है सर। दोजी क्या है ये मैंने आपको समझा दिया सिंगल कैंडल्स। जो लोग सिंगल कैंडलस्टिक का क्लास कर चुके हो दे मस्ट रिमेंबर, जिनका नहीं हुआ है प्लीज एक बार सिंगल कैंडलस्टिक का स्टार्टिंग पार्ट सुनो, जहां पर मैंने स्पिनिंग टॉप समझाया वहीं पर मैंने दोजी भी समझाया, ठीक है। सर दोजी कैसे देखने में होता है? दोजी देखने में कैसे होता है? छोटा सा होता है, पतला सा होता है सर, एकदम छोटा सा पतला सा, मासूम सा, मासूम समझते हो ना, एकदम नन्ना मुन्ना राही है, हाँ, लेकिन सिपाही भी है सर। सर ऐसा क्यों? नन्ना मुन्ना राही है, सिपाही भी है। कैसे सिपाही? ये देखो सर, एकदम थीन सा, वेफर जैसा थीन होता है इसका कैरेक्टर देखने में। ये जब भी मार्केट में नजर आए ना, देख के आपको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ तो है नहीं, लेकिन जिसमें आपको ये लग रहा है ना कि कुछ तो है नहीं, ये कुछ तो करवा सकता है सर, मतलब सर वही समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आप लोगों को लास्ट क्लास का इंगल्फिंग याद है, तो दोजी का कैरेक्टर क्या है, कैसे बनता है, ये मैंने प्रीवियसली बता चुका हूँ, ठीक है। बस अभी मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको इंगल्फिंग के अंदर
इंगल्फिंग जब आप देख रहे हो उस टाइम पे अगर आपको कहीं पर दोजी दिख जाए तो क्या करना चाहिए? ठीक है, प्रेजेंस ऑफ दोजी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ दोजी। सर दोजी कहाँ बन रहा है चार्ट में, ये जानना जरूरी है। दोजी किस पॉइंट पे बन रहा है ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पर एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न के साथ में दोजी का इस्तेमाल आपको दिखा, ध्यान से देखिए। So here is a very interesting chart from my own personal experience. I can tell you the chart one show below are highly profitable. One should not miss such trading opportunities. Take a look at the chart. मतलब सर ध्यान से सुनना कि ऐसा सिचुएशंस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसा सिचुएशंस भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। सबसे पहला बात कि दोजी कहाँ फॉर्म हो रहा है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऑब्वियस अप ट्रेंड एज हाईलाइटेड। तो ये जो चार्ट पैटर्न है सर, ये केयर्न लिमिटेड से लिया गया था, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज थोड़ा नजर डालें, ये मल्टीपल कैंडलस्टिक को कैसे चेक करना है। सर हम लोग सिंगल से बात कर नहीं कर रहे हैं, सिंगल कैंडल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मल्टीपल कैंडल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल मतलब एक साथ दो कैंडल और मोर, टू और मोर कैंडल। आपको क्या समझा के जाना चाहता है, मतलब एट ए टाइम आपका ऑब्जर्वेशन एक कैंडल के प्रति नहीं रहेगा, आपका कैंडल, आपका ऑब्जर्वेशन एक साथ दो या दो से ज्यादा कैंडल के प्रति रहेगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने इंगल्फिंग पढ़ा था ना। हेलो, इंगल्फिंग पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था? प्लीज टेल मी, मुझे प्लीज बताइए थोड़ा। है सर, है सर, हो गया सर। ओके, हो गया था। तो बस इंगल्फिंग का नॉलेज अगर आप लोगों को है ना, तो बस ये दोजी और इंगल्फिंग के बीच में क्या केमिस्ट्री है ये थोड़ा देखना है। सर केमिस्ट्री मतलब सर वही जो केमिस्ट्री में आप लोगों ने सीखा है कि किसके साथ कौन मिलने से क्या बनता है। ठीक है, तो मुझे वो चार्ट याद नहीं है अभी पूरा, बहुत दिन फिजिक्स नहीं पढ़ा सर, बचपन में भूल गया सर। लेकिन आई होप आपको याद होगा कि वहां पर भी केमिस्ट्री में भी एक केमिस्ट्री क्रिएट होता है और कोई नया चीज बनता है। तो यहाँ पर भी आपको ये कैंडल के बीच का केमिस्ट्री को समझना है। पहला बात की सर, ये जो चार्ट है देखो, इसमें एक एक अप ट्रेंड बना हुआ है। ऐसा आपको लाइव में भी दिखा दूंगा सर, वैसा कोई बात नहीं है, आप खुद भी ढूंढ लोगे और प्लीज ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है, और क्या अपॉर्चुनिटी दिखता है वो भी बता दें। तो देखो दो लगातार कैंडल है, पहला कैंडल जो है वो इंगल्फिंग है। कैसे इंगल्फिंग हुआ देखो, एक छोटा कैंडल, मतलब सर उतना भी छोटा है नहीं, बट फिर भी बोला जा सकता है पैटर्न वन एंड दिस वन इज पैटर्न टू। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, पैटर्न वन का बॉडी, ध्यान से देखना सर, पैटर्न वन का कैंडल का जो बॉडी है और पैटर्न टू का जो बॉडी है वो हल्का सा बड़ा है या नहीं? प्लीज टेल मी, हल्का बड़ा है कि नहीं है? मतलब रेड कैंडल जो पैटर्न टू में बना है, या ये फर्स्ट पैटर्न वन ब्लू कैंडल से हल्का सा बड़ा है कि नहीं? सर शैडो को छोड़ के बताना, सिर्फ बॉडी में बात कर रहा हूँ। क्या आप लोग को ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि हल्का सा बड़ा है सेकेंड कैंडल? है दादा, है ना, क्या क्या वर्ड। हल्का सा बड़ा है। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि जो हल्का बड़ा होने का कारण क्या होता है सर, इंगल्फिंग का कैरेक्टर फुलफिल करना। ठीक है, इंगल्फिंग का कैरेक्टर फुलफिल करना। अच्छा कैसे फुलफिल करेंगे? इंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि एक स्मॉल कैंडल को एक बड़ा सा कैंडल ढक ले अपने। सर इजी टू अंडरस्टैंड होता है, जब एक छोटा कैंडल होता है फिर एक बड़ा सा कैंडल आता है तो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, बट नॉट ऑलवेज आपको ऐसा मिले। जरूरी थोड़ी है कि आपको ऑलवेज मार्केट ऐसा ही देगा। ठीक है, आपको ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अच्छा ये डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? सर सारा खेल नंबर का है। ठीक है, कि कितने में ओपन हुआ था, कितने में क्लोज हुआ था, हाँ, कितने में ओपन हुआ था, कितने में क्लोज हुआ था, क्या हाई लेवल गया था, क्या लो लेवल गया है, ये सारा चीज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट कैंडल का ओपन कहाँ हुआ था, फर्स्ट कैंडल क्लोज कहाँ हुआ है, फर्स्ट कैंडल का हाई कहाँ गया, फर्स्ट कैंडल का लो कहाँ गया, फिर सेकेंड कैंडल का ओपन कहाँ हुआ, सेकेंड कैंडल का हाई कहाँ तक गया। These all are the main purpose of this candlesticks anatomy, है ना। मतलब कैंडलस्टिक आखिर बन कैसे रहा है, ये चीज मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया, आज भी जरूरत पड़ने से समझाऊंगा सर। लेकिन आज मेरा बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर कि आपको पता है इसका पीछे का मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल रीजन क्या है। बेसिकली सारा खेल वो HLC डेटा से ही होता है, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना बड़ा होगा, छोटा कैंडल कैसे बना है उसके ऊपर बड़ा कैंडल कैसे आया। फिर अचानक से अगर ऐसा दोजी दिख जाए या स्पिनिंग टॉप टाइप का दिख जाए तो क्या करें? जैसे ये वाला थर्ड कैंडल पैटर्न थ्री,
इसको पैटर्न 3 नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी हम लोग फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस इसको पैटर्न 3 बोल रहे हैं, ठीक है। तो पैटर्न 1 पैटर्न 2 इंगल्फिंग है, लेकिन सर कैसा इंगल्फिंग? सर बियरिश इंगल्फिंग। क्यों बियरिश? क्योंकि प्रायर ट्रेंड जो है, मतलब प्रीवियस ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, अप। मतलब कितना देर से मार्केट बढ़ रहा था, फिर अचानक से इंगल्फिंग का क्रिएट होना एक चेतावनी है, कुछ तो होगा। और क्या होगा? इंगल्फिंग अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो हम उसे बियरिश इंगल्फिंग कहते हैं। और बियरिश इंगल्फिंग का एक कैरेक्टर क्या है? फर्स्ट कैंडल ब्लू रहेगा, ब्लू या ग्रीन, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है कि मार्केट और हाई जाना चाहता है, पर सेकेंड कैंडल जो है सर पैटर्न 2, वो ग्रीन की जगह रेड हो जाएगा। क्यों? मतलब मार्केट चाहता नहीं कि और ऊपर जाए। मतलब ग्रीन जो है वो बुल को रिप्रेजेंट करता है और रेड जो है वो बियर को रिप्रेजेंट करता है। तो इतना देर से मार्केट बियर के ही, बुल के ही कंट्रोल में था, बट अब मार्केट कहना चाहता है अच्छा बुल और बियर कौन है? सच में तो जानवर है क्या? हाँ जानवर तो है, बट यहाँ पर जानवर नहीं, जानवर का कैरेक्टर को समझा जाता है। एक बुल का कैरेक्टर जो है और एक बियर का जो कैरेक्टर है, बियर नॉर्मली क्या है? सर झुका के चलता है, बुल सर उठा के चलता है ना, अपना दोनों सींग ऊपर करके बुल चलता है। तो एग्जैक्टली बात है कि ये इसके ऊपर बेस करके ट्रेडर का ट्रेडर का जो मार्केट के प्रति पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, उसी को बुल और बियर समझाना चाहता है। तो इतना देर से पैटर्न 1 तक मार्केट बुल के कंट्रोल में ही रहना चाहता, लेकिन पैटर्न 2 में बुल थोड़ा सा ढीला पड़ गया और बियर का मार्केट में राज होना चालू हुआ, ठीक है। अब ये होने के बाद एज ए ट्रेडर आप क्या करोगे? मतलब आप सुनो, आप एक ट्रेडर हो ना, यू एज ए ट्रेडर आपको क्या करना है? सर आपने तो देख लिया इंगल्फिंग, अब आपके मन में चलेगा भाई मार्केट में कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, मतलब मार्केट डाउन जाने का चांसेस हाई है। अच्छा इस हाई चांसेस को कौन बढ़ावा दे रहा है? सर दोजी। पैटर्न 3 में दोजी, दोजी फॉर्मेशन ऑफ द डे फॉलोइंग पैटर्न 2, ये मार्केट को और नीचे जाएगा। मतलब चांसेस इज वेरी हाई कि अगर इंगल्फिंग के बाद एक दोजी फॉर्म हो जाता है चार्ट के अंदर, तो चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा पैटर्न आपको, ये तो लाइव मार्केट से ही लिया हुआ पैटर्न है, मैं आपको और आगे देखता हूँ सर, अगर मिल जाएगा तो मैं आपको मार्केट में ही दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखना सर हमेशा, हाँ ये ऑब्जर्वेशन में रखना कि इंगल्फिंग के बाद अगर आपको दोजी दिखे अप ट्रेंड में, ट्रेंड प्रायरली देखो सर, ट्रेंड प्रॉपर होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं। ऐसा नहीं कि ऐसा सिचुएशन आपको कोई साइडवेज मार्केट में दिख गया तो मे बी काम नहीं करेगा। अप ट्रेंड में होना जरूरी है, फिर पैटर्न में पैटर्न 1 पैटर्न 2 प्रॉपरली फॉर्म होना जरूरी है, फिर पैटर्न 3 जो है मतलब पैटर्न 2 के नेक्स्ट डे या नेक्स्ट सेशन में अगर आपको दोजी दिख जाए तो मार्केट नीचे जाने का चांसेस हाई है, मार्केट नीचे जाने का चांसेस हाई है। सर ऐसा सिचुएशंस में क्या करना चाहिए ट्रेडर को? कौन सा सेल करे? सर शॉर्ट सेल करे, शॉर्ट सेलर बनना है। मतलब पहले सेल करो, बाद में बाई करना, मतलब मार्केट नीचे जाएगा, सिंपल बात है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जैसे यहाँ पर आपको इन्फोसिस में पता लग ही रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, तो अगर किसी ने इस रेंज में इन्फोसिस में पहले सेल कर, अब ये चीज भी मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस की क्लास में बताया सर, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग के ऊपर यहाँ पर भी बताऊंगा। इंट्राडे मार्केट में, स्पॉट मार्केट में, इंट्राडे में ये संभव है कि आप पहले सेल करके बाद में बाई कर सकते हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल, इसका सबसे बड़ा यूज आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर सकते हो, दैट इज इन कॉल ऑप्शंस एंड कॉल ऑप्शंस बाई या कॉल ऑप्शन सेल में, या पुट ऑप्शंस बाई पुट ऑप्शन सेल में, वहां पर इसका यूज बहुत अच्छे से हो सकता है, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन सेलर के कब बनते हैं और मतलब पुट ऑप्शन में कब आप सेलर बनते हैं, बायर बनते हैं, तो इसमें आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझो कि मार्केट जब नीचे जाएगा आप शॉर्ट सेलर बन सकते हो इफ यू आर वेरी श्योर, ठीक है। शॉर्ट सेलर क्या करता है? इन सिंपल, पहले सेल करेगा, बाद में बाई करेगा। एक्सचेंज इसको सेम कॉन्सेप्ट में सोचता है। नॉर्मली क्या होता है कि आप बाई करते हो यहाँ पर, सेल करते हो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ, लेकिन अगर आप एक शॉर्ट सेलर हो, जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तब आपको पहले सेल कर देना चाहिए, बाद में बाई कर लेना चाहिए। इसके ऊपर बहुत डिटेल्स में चर्चा किया, मतलब करके रखे हैं सर पहले भी, ठीक है।
सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए। तो एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर दोजी का प्रेजेंस देख पा रहे हो तो ये भी शॉर्ट सेल का जगह, ये भी शॉर्ट सेल का जगह, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट पाने का एक बहुत अच्छा चांसेस बनता है। तो लेट अस इंस्पेक्ट दिस चार्ट अगेन, ठीक है। एज ए ट्रेडर क्या करना चाहिए थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं सर। एक रिसर्चर की तरह क्या क्या पॉइंट में ध्यान देना चाहिए देख लेते हैं। प्रोलॉन्ग्ड अप ट्रेंड, मतलब प्रीवियस ट्रेंड बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में था चार्ट में, इसमें आपका बुल फॉर्म होता है। कंफर्म द बुल्स आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल, बुल के हाथ में पूरा मार्केट था। पैटर्न 1 ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल बना है, reconfirming the bull's dominance in the market. Pattern 2, markets open higher and make a new high, comforting the bulls. However, at the high point, a strong surge to sell builds up. क्या हुआ सर, मैं बताता हूँ। ये जो सेकेंड कैंडल है, सेकेंड कैंडल भी ना ऑलमोस्ट सेम रेंज में ही चालू हुआ था, ठीक है। मार्केट हाई रेंज में ही स्टार्ट हुआ था। देखो सर, ये इसका ओपन है, मतलब पैटर्न 1 से नेक्स्ट दिन मार्केट थोड़ा सा हाई स्टार्ट हुआ, लेकिन ओपन तो हो गया, ओपन हाई में स्टार्ट हुआ। मतलब लास्ट डे से पैटर्न 1 जिस दाम में क्लोज हुआ था उससे थोड़ा सा हाई रेंज में ही सेकेंड डे पैटर्न 2 स्टार्ट हुआ है, बट मार्केट को ऊपर नहीं नीचे लेके आ गया। क्लोज जो है ना वो लो में हो, क्यों? क्योंकि सेल जनरेट हुआ है। यहाँ मार्केट में जो लोग होल्ड कर रहा था वो प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया, जो शेयर का होल्डिंग में था वो प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया। सर कौन कब प्रॉफिट बुक करता है? सर ये नॉर्मली देखा जाता है जब मार्केट में ऐसा, ये जिस तरह का आप देख रहे हो ना, ये जो स्टीप डाउनफॉल, स्टीप डाउनफॉल मतलब अचानक से बहुत ज्यादा सेल होना चालू हो गया, या तो स्टॉक के बारे में कोई नेगेटिव बात है, या फिर हमेशा नेगेटिव बात होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मे बी से फॉर एग्जांपल एफआईआई या फिर डीआईआई, ठीक है, इनके पीछे पीछे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर। अब आप बोलोगे सर एफआईआई कौन है? सर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये मानो इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा था, ट्रेडिंग करके रखा था, लास्ट एक महीने से पोजीशन लेके रखा था। ये क्या करना चालू करेगा? सेल करना चालू करेगा। सेल क्यों करेगा? क्योंकि इनको बहुत दिन हो गया होल्ड करते हुए, प्रॉफिट करके थोड़ा पैसा कमाना चाहता है, तो ये क्या करेगा? अपना पोजीशन को छोड़ेगा। सर ये जो पोजीशन छोड़ता है तो बहुत सारे लोग खरीद भी लेता है। सर क्यों? जैसे एफआईआई छोड़ता है तो डीआईआई लेता है, ऐसे चलता है सर, रिटेल वाले भी लेते हैं। तो जिन लोगों को लग रहा था कि केयर्न के बारे में मार्केट में पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है, वो लोग यहाँ पर बाय करेगा, लेकिन उनका बाय कुछ काम नहीं आया। तो बेसिकली ये सिचुएशंस बायर के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोग खरीदते हैं, और यही तो चांसेस बनता है इनके लिए। जो लोग पहले से होल्ड करके रखा था वो अपना शेयर को सेल करके निकल के जाना चाहता है। सर इसी में एनालिटिकल एबिलिटी का फर्क पड़ता है कि कब लेना है कब नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो सर, जैसे ये स्टीप डाउनफॉल हुआ है, इस डाउनफॉल से ये चीज क्लियर है कि जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ मार्केट धड़क धड़ नीचे गिरता है। और ऐसे सिचुएशंस में अगर आपका कोई पुराना पोजीशन नहीं था तो आप शॉर्ट सेल कर सकते, मतलब इसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी, ठीक है, ऑप्शन ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है, फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हो, या फिर स्पॉट मार्केट में इंट्राडे कर लो। सर बात समझ में आ रहा है आप लोग? प्लीज टेल मी, বুঝে যাচ্ছে? हाँ सर बुझ है सर। बस ये सब पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना। On the trading actions on pattern 2 sets in a bit of panic to bulls. पैटर्न 2 में बुल का पैनिक हो गया और बियर का मार्केट में आगमन हो गया। आगमन मतलब वेलकम हो गया। डे 3 में लेट अस कॉल इट एज पैटर्न 3, मान लेते हैं पैटर्न 3 है जो दोजी बना है। Though the opening is weak, it is not much lower compared to pattern 2's close. This is not too comforting for the bulls as they expect the market to be stronger. ध्यान से सुनना, ये पैटर्न 3 में दोजी क्यों बने? सर क्योंकि दोजी तब बनता है जब बियर और बुल में जबरदस्त लड़ाई चलता है। बियर बोलता है मैं राज करूंगा, बुल बोलता है मैं राज करूंगा। अगर मैं इसको बियर बुल का लड़ाई को, जंगल का लड़ाई को मार्केट में लेके आता हूँ, तो मतलब ऐसा होता है कि मार्केट में जो ट्रेडर होते हैं इनमें से जिनका माइंड सेटअप बुलिश है, उनका मानना होता है कि शेयर का दाम बढ़ेगा। मतलब जो लोग यहाँ पर बाई कर रहा था, बात समझ रहे हो, जो लोग इस जोन में बाई कर रहा था वो उनका क्या सोच है? बाई कब करता है लोग?
ट्रेडर कब बाई करता है बोलो? जब उन्हें लगता है कि शेयर का दाम, हेलो, जब उन्हें बढ़ लगता गए। है शेयर का दाम बढ़ेगा, तो बायर यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग जोन होल्ड करना चाहता है कि नहीं नहीं हम गिरने नहीं देंगे। लेकिन सेलर जिनके पास काफी ज्यादा स्टॉक का सेलिंग मतलब होल्डिंग है, उनका मानना है नहीं भाई, इस बार तुम नहीं जीत सकते। लेकिन यहाँ पर लड़ाई चला है सर, पैटर्न 3 में लड़ाई चला है, बुल और बियर में लड़ाई चला है। बियर वाले भी बोल रहे हैं कि मैं भी जगह नहीं छोड़ूंगा, बुल भी बोल रहे हैं मैं भी नहीं छोड़ूंगा, बुल बोल रहे हैं मैं बाय करूंगा, बियर बोल रहे हैं मैं सेल करूंगा। इस बियर और बुल के लड़ाई में कैंडल देखो एकदम छोटा सा पतला सा कैंडल बना, छोटा सा पतला सा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, ठीक है। बॉडी में ज्यादा कुछ दम है नहीं, बहुत ज्यादा ना तो बाई रहा है, बहुत ज्यादा ना तो सेल रहा, तो कैंडल का प्रॉपर बॉडी डेवलप नहीं होता। ऐसे सिचुएशंस में अगर एक बेरिश सिंगल फिंग में दोजी ऐसे फॉर्म हो गया ना, ये दोजी फॉर्म हो गया पैटर्न 3 में, अब मार्केट नीचे जाने का चांसेस और हाई हो गए। ये कैरेक्टर को आपको समझना है, ऐसा सिचुएशंस आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। आई थिंक रिसेंटली टीसीएस में ऐसा हुआ है क्या? आप ट्रेंड में हल्का सा एक हुआ है, डोजी नहीं हुआ है, स्पिनिंग टॉप दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में देखो यहाँ पर एक इंगल्फिंग बना है ना, हेलो, लेकिन इसके बाद डोजी नहीं है, स्पिनिंग टॉप, ठीक है। आप इसे भी देख सकते हैं, मतलब बहुत एकदम एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, बट फिर भी डाउन ट्रेंड का कैरेक्टर इसके अंदर भी है। क्या बनेगा सर बोलो? रैंडमली में पिक किया, तब ये अप ट्रेंड, प्रायर ट्रेंड क्या है शॉर्ट टर्म में? अप ट्रेंड है। फिर यहाँ पर आपको एक बियरिश सिंगल फिंग नजर आया, देखो ये छोटा कैंडल, फिर इसको रेड कैंडल ने घेर लिया, मतलब बियर का कंट्रोल आ गया। फिर यहाँ पर ये दोजी की जगह स्पिनिंग टॉप बन गया। तो स्पिनिंग टॉप इज नॉट, मतलब अगर इसमें दोजी बने तो ज्यादा श्योरिटी होता है मार्केट डाउन जाने की, दोजी बने तो ज्यादा श्योरिटी होता है मार्केट डाउन जाने की। बट यहाँ पर दोजी नहीं, स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो रहा है, इसमें दोजी की जगह स्पिनिंग टॉप हुआ है। दोजी स्पिनिंग टॉप ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टर के होते हैं, ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टर के होते हैं, बट फिर भी एग्जैक्ट सेम नहीं बोलेंगे। मतलब यहाँ पर फिर भी थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, इसलिए बॉडी बना है। दोजी के केस में ना बहुत पतला सा होता है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी मार्केट में हल्का सा डाउन ट्रेंड नजर आया, ये देखो। तो मतलब कैरेक्टर कहीं ना कहीं सिमिलर बात बार बार आपको नजर आएगा, मतलब एक बेहतरीन भी आप ढूंढ के जरूर देखना, चेक करके मिल जाएगा सर, मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। इसको बोल सकते हैं सर, देखो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप, लेकिन उसके बाद ये प्रॉपरली फॉर्म, ये मारुबुजू है, ठीक है, ये मारुबुजू फॉर्म हुआ है स्टार्टिंग वाला। देखो अपर शेडो कुछ है नहीं, लोअर शेडो भी हल्का सा है, अपर शेडो बिल्कुल नहीं है, तो ऑलमोस्ट लाइक ए मारुबुजू, ठीक है। यहाँ पर एक इंगल्फिंग पैटर्न ये भी दिया है, ठीक है। उसके बाद एक स्पिनिंग का, और क्या बोलेंगे इसको, ये क्या दिख रहा है सर, ये उल्टा, तो क्या बोलते हैं, उल्टा छाता, उल्टा छाता को क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार नॉर्मली बेयरिश पैटर्न है कि बुलिश पैटर्न है? बेयरिश पैटर्न, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रॉपरली नहीं हुआ है सर, लेकिन देखो उसके बाद हुआ है, मतलब मार्केट बता रहा था कि हम कुछ तो होने वाले हैं, ठीक है। अगला 2 दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अगला 2 दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो उसके बाद मार्केट अल्टीमेटली डाउन गया है। सो कहने का मतलब है कि मार्केट आपको ऑलवेज सजेस्ट करता रहता है। अब ये देखने को करे कि आप मार्केट को पहचानने में कितना सक्षम हो, मार्केट को आप आइडेंटिफाई करने में कितना सक्षम हो। मार्केट ऑलवेज आपको मौका देता है, थोड़ा सा पेशेंस का बात है, पेशेंसफुली देखना है, और थोड़ा अपना नॉलेज को एनहांस करना है, और थोड़ा समय देना है, हड़बड़ नहीं करना है, माइंड को शांत करके देखना है। आपको मार्केट कुछ ना कुछ, मतलब बोलते हैं ना, हर दिल कुछ कहता है, वैसा ही हर कैंडल कुछ कहता है, हर 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 एक ट्रेंड कुछ कहता है सर, बिल्कुल कहता है। बस बात यही है कि हम लोग उसको पढ़ पाते हैं कि नहीं।
पैटर्न 6 पॉइंट 6 क्या बता रहा है सर? ड्यूरिंग द पैटर्न 3 द मार्केट अटेम्प्ट्स टू मूव हायर, however the high is not sustained, even the low is not sustained. मतलब दोजी तभी फॉर्म हो जब हाई भी सस्टेन नहीं करेगा, जब लो भी सस्टेन नहीं करेगा, और एक इंडिसिशन क्रिएट हो. और on पैटर्न 2 बुल्स पैनिक, पैटर्न 3 बुल्स वर आंसर. पैटर्न 2 में बुल पैनिक करेगा, जैसे यहाँ पर देखो पैटर्न 2 में बुल पैनिक कर गया, ये बुल था. पैटर्न 2 में बियर आ गया तो बुल पैनिक तो करेगा, है ना. और पैटर्न 3 में बुल और पैनिक करेगा. पैटर्न 3 में बुल और पैनिक करेगा, और अल्टीमेटली पैनिक, बुल का पैनिक मतलब क्या? हाँ, बुल का पैनिक मतलब क्या? किसका रबरबा होगा? जब बुल पैनिक करेगा बियर का ही रबरबा होगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है. ऐसा हर केस में आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट. So on P2 bulls panic, P3 bulls were uncertain. Point number 8, panic with uncertainty is perfect recipe for catastrophe. Panic with uncertainty, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ये आपका ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं. Panic with uncertainty is the perfect recipe for catastrophe, which explain the long red candle following doji. अब वही हुआ है जो मार्केट में ट्रेडर को सोचना चाहिए. Panic with uncertainty, panic with uncertainty. मार्केट को ले डूबा, लेकिन जिसमें जो इसको समझ गया वो FNO में प्रॉपर डील कर लेगा, है ना. मतलब सिंपल बात है, शॉर्ट सेलर बन जाएगा, शॉर्ट सेलर बन जाएगा. पैनिक विथ अनसर्टेनिटी इज ए परफेक्ट रेसिपी फॉर कैटास्ट्रोफी. समझ रहे हो? मतलब ये अपॉर्चुनिटी एक शॉर्ट सेलर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, हाई में सेल करो, लो में बाई करो. हाई में सेल करो, लो में बाई करो. स्पॉट मार्केट में इसका अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ इंट्राडे में मिलता है. ठीक है, आपको सिर्फ इंट्राडे में मिलता है इन स्पॉट मार्केट. और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप कॉन्ट्रैक्ट करके जा सकते हो. फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप इसका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में जा सकते हो. ठीक है, अगर आपको लगता है कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे जाएगा तो आप वैसा आप मार्केट में कॉल के लिए कॉल के जैसा करो, सेल मतलब पुट के केस में पुट के जैसा करो. पुट मैंने अभी तक डिटेल्स में पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, अपकमिंग वीक में हो जाएगा, तो कॉल और पुट दोनों आइडिया क्लियर हो जाएगा सर. ठीक है सर, तो फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या देख लिया? Whenever doji follows a recognizable candlesticks pattern, the opportunity created is bigger. Besides illustrating this point, I also want to draw your attention to chart analysis. Notice in this particular chart, we did not just look at what was happening on P1, P2, but we went beyond that and actually combined two different patterns to develop a comprehensive view on the market. है ना? इस चार्ट में हम लोगों ने सिर्फ दो पैटर्न को नहीं देखा, तीन चीजों को देखा, और उसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने कैंडलस्टिक के बेसिस में डिसीजन लेना सीखें. सर मैं आशा करता हूं कि आप लोग डे बाय डे कैंडल का क्लास को समझ पा रहे हो. ठीक है, अगर किसी ने प्रीवियस क्लास बाई चांस फॉर एनी रीजन मिस है, प्लीज एक बार पढ़ लिया कीजिए ताकि आपको कनेक्शन होने में सुविधा हो. और अगर कोई भी डाउट रहे आपको प्रीवियस क्लास में, आप जरूर मुझे पूछिए. ठीक है, व्हाट्सएप में पूछिए, ग्रुप में पूछिए. ठीक है, अच्छा आगे देखिए सर, ये था इंगल्फिंग के साथ डोजी देखने में क्या करना चाहिए. मार्केट आपको ऐसा मौका बार बार देता रहता है, हमें देखना चाहिए. सर एक पैटर्न पियर्सिंग पैटर्न के नाम से बड़ा फेमस है. सर ये क्या है पियर्सिंग पैटर्न? सर इसका नाम थोड़ा सा कम सुना जाता है, बट फिर भी बहुत ज्यादा मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इट्स अ वेरी अनपॉपुलर, ये भी पॉपुलर है. ठीक है, बट आपको जानना चाहिए. ठीक है, तो बहुत सारे केस में ना आपको ऐसा पैटर्न भी मौका देता है मार्केट. इसका नाम है पियर्सिंग पैटर्न. सर कैसे आइडेंटिफाई करना है ऐसे पैटर्न? सर पहले देखो, आप पहले कैरेक्टर तो देख लो, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन में बात करते हैं. पियर्सिंग पैटर्न इज वेरी सिमिलर टू बुलिश इंगल्फिंग. एक्चुअली ये बुलिश इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट पैटर्न. अगर किसी को इंगल्फिंग सूट नहीं करता, वो पियर्सिंग पैटर्न पे शिफ्ट हो सकता है with a very minor variations. Bullish engulfing pattern, the P2 candle engulf P1's red candle completely. ध्यान से सुनना, bullish engulfing में क्या होता है, पैटर्न 1 जो होते हैं
और पैटर्न 2 जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है, पैटर्न 1 थोड़ा सा स्मॉल होगा और पैटर्न 2 थोड़ा सा बड़ा होगा, जो कि पैटर्न 1 को ढक ले, है ना, जो कि पैटर्न 1 को ढक ले। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंगल्फिंग, है ना। However, in a piercing pattern, pattern 2 blue candle partially engulf pattern 1's red candle. पूरा नहीं ढकेगा, आधा ढकेगा, partially engulf. However, the engulfing should be between 50% and less than 100%. 50 से 100% के बीच में रहेगा। कहना ये चाहते हैं सर, ध्यान से सुनना। You can validate this visually, circulate the same. For example, pattern 1's range open minus close is 12. पैटर्न 1 का ओपन और क्लोज का जो गैप है वो 12 पॉइंट का, और पैटर्न 2 का रेंज शुड बी एटलीस्ट 6 और हायर बट बिलो 12। एग्जांपल के तौर से आप ये देखिए, आप ये पियर्सिंग पैटर्न का ये एग्जांपल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सर ये जो 12 और 6 का डिफरेंस क्या है, लुक एट दिस। पैटर्न 1 रेड कैंडल है सर, ध्यान से समझना सर, ये बुलिश इंगल्फिंग का, हेलो, ये बुलिश इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट है। तो बुलिश इंगल्फ का सब्स्टिट्यूट होने के लिए क्या कैरेक्टर होना चाहिए? बुलिश इंगल्फिंग कहाँ बनता है? बुलिश इंगल्फिंग डाउन ट्रेंड में बनता है, जब मार्केट ट्रेंड डाउन हो, ठीक है। जैसे कि आजकल आईटी स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, आजकल आईटी स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो सर क्या सजेशन दे रहे हैं? सर सजेशन बहुत सिंपल है, आप देखते रहिए कि डाउन ट्रेंड का कैरेक्टर जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर कैंडल फुलफिल करेगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड में अगर कोई भी कैंडल स्टिक्स प्रॉपर्ली बनते हुए आपको दिखता है तो आप समझ जाना कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। कैंडल के साथ चलने से टेक्निकल पे बहुत हेल्प मिलता है, बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। जैसे टीसीएस का ये डे चार्ट है, ठीक है। अभी कुछ प्रॉपर कैंडल मतलब मुझे अभी भी कोई डाउन ट्रेंड का अभी प्रॉपर पैटर्न नहीं दिख रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं बात करूं कि सर ये आगे जाएगा, मतलब मूव ऑन करेगा, अप ट्रेंड में होगा, मतलब बुलिश होगा बेयरिश मूव से, अभी तक तो कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है। हाँ, आप चार्ट पैटर्न का टाइमिंग को चेंज करके देख सकते हैं, 15 मिनट का चार्ट भी चेक कर सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में मार्केट डाउन जा रहा था टीसीएस का, बट यहाँ पर 15 मिनट चार्ट में एक चेंजेस नहीं दिखा, मतलब फर्स्ट कैंडल ब्लू कैंडल है, सॉरी रेड कैंडल है, सेकेंड कैंडल ब्लू कैंडल, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि क्या ये पियर्सिंग बना है, क्या ये पियर्सिंग बना है, पियर्सिंग बनने का कैरेक्टर क्या है उसको समझिए। पैटर्न 1 रेड, चलो ठीक है, रेड बस ये बताना चाहता है कि हम बियरिश मोड में थे और उसी में रहेंगे, ये बियरिश का कहना है रेड कैंडल का। लेकिन पैटर्न 2 जो है, पैटर्न 2 जो है वो पैटर्न 1 को ढकेगा लेकिन पूरा नहीं ढक पाएगा, 50 से 100% ढकेगा। मतलब आप बोल सकते हो सर ऑलमोस्ट 60%, 70%, 75%, हाँ, बट 50 से 100% ढकना चाहिए। जैसे ये वाला देखो, अगर ये पैटर्न 2 है तो ये ऑलमोस्ट पैटर्न 1 का आधा से ज्यादा कवर किया है, किया कि नहीं किया? प्लीज मुझे थोड़ा बताओ, क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? সবাই বুঝতে পারছে? पीयूष, प्रधान, सुमीर, विश्व, हाँ सर। उर्मा, सबको दिखाई दे रहा है कि सर पैटर्न 1 जो है, हाँ सर। पैटर्न 1 ऑलमोस्ट पैटर्न 2 जो है बेसिकली वो पैटर्न 1 का 50% से ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, 50 से 100%। तो एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एवरीथिंग एल्स इज सिमिलर टू बुलिश इंगल्फिंग, बाकी सब कुछ बुलिश इंगल्फिंग की तरह, इंक्लूडिंग ट्रेड सेटअप। ट्रेड सेटअप भी वही जो इंगल्फिंग में लास्ट क्लास में समझाया था, किस पॉइंट पे रिस्क एवर्ट्स को क्या करना चाहिए, रिस्क टेकर को क्या करना चाहिए, ठीक है। ट्रेड सेटअप मतलब वही स्टॉप लॉस कहाँ तक लगाना चाहिए, जो दोनों में से लोअर पॉइंट है वो स्टॉप लॉस होगा। रिस्क एवर्ट्स को यहीं पर ट्रेड ले लेना चाहिए, रिस्क टेकर यहाँ ट्रेड लेगा जहां पर ये क्लोज होगा पैटर्न 2, और रिस्क एवर्ट्स जो होगा उसको यहाँ ट्रेड लेना है। रिस्क टेकर एवर्ट्स जो है मतलब जो रिस्क को थोड़ा कम लेना चाहते हैं, जो थोड़ा सावधानी ट्रेडर है वो यहाँ ट्रेड ले। तो
तो आप कैसे इंसान हो, आपका क्या कैरेक्टर है उस पर डिपेंड करता है, आपका सिचुएशन क्या आपके साथ है उस पर डिपेंड करता है, बाकी बाकी सब चीज सेम है। रिस्क एवर्स वुड इनिशिएट द ट्रेड द डे आफ्टर पैटर्न 2। जैसे ही आपको दिख जाएगा कि पैटर्न 2 ऑलमोस्ट आधा खा चुका है पैटर्न 1 का, ठीक है, जैसे आप लोग सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देखा है कि नहीं देखा? हाँ, अरे जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब चंद्र ग्रहण लगता है, तो ग्रहण में भी इंगल्फ करता है ना। कभी देखना पृथ्वी चांद को इंगल्फ करता है, कभी सूर्य चांद को इंगल्फ करता है, कभी सूर्य पृथ्वी को इंगल्फ करता है। तो कौन कितना इंगल्फ करता है इस पे हम लोग बोलते हैं कि मतलब कंप्लीट है डे है, कि मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना सर। हाँ, तो वही चीज है कि आधा ले रहा है कि पूरा ले रहा है, इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो इंगल्फिंग पैटर्न और पियर्सिंग पैटर्न बस वही है। ये आधा चंद्र ग्रहण है, ठीक है, आधा ग्रहण लगा है, पूरा ग्रहण नहीं लगेगा, पूरा ग्रहण नहीं लगेगा, या आधा ग्रहण, आधा या आधा से ज्यादा। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इंगल्फिंग में कंप्लीट ग्रहण लगेगा, कंप्लीट ग्रहण लगेगा इंगल्फिंग में, और पियर्सिंग में आधा ग्रहण लग सकता है या आधा से ज्यादा ग्रहण। और अगर आप एक रिस्क टेकर हो, आप यहीं पर ट्रेड ले लेना, मतलब बाई कर लेना। बुलिश है ना, बुलिश सोच है ये, यहाँ पर बाई कर सकते हो जहां पर ये क्लोज होगा। और अगर आप रिस्क एवर्स हो, देन आप यहाँ ट्रेड, स्टॉप लॉस यहाँ लगा। सर जाना कितना, सर वो आगे बोलेंगे, बोले जाने, अभी भी टारगेट सिखाना चालू नहीं, टारगेट सिखाना चालू करेंगे कि ट्रेड लेने के बाद कब तक होल्ड करना चाहिए, समय लगेगा सर, थोड़ा सा बढ़ाएंगे सर, देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। अच्छा, सिमिलर और एक पैटर्न यहाँ देख सकते हैं, अगेन पैटर्न 1 पैटर्न 2। देखो पैटर्न 1 रेड कैंडल है, पैटर्न 2 को देखो, क्या 50% से ऑलमोस्ट खा लिया है पैटर्न 1 का। आपको बस इतना देखना है, मतलब जो ब्लू कैंडल है, क्या वो लास्ट दिन का रेड कैंडल को 50% से ज्यादा कवर किया है कि नहीं किया। अगर 50% या उससे ज्यादा कवर करेगा तो हम इसे कंसिडर करेंगे। तो हियर T2 ब्लू कैंडल इनका जस्ट अंडर 50%, कंप्लीटली नहीं किया है। ठीक है, ये देखो ये देखो, कंप्लीट नहीं है, 50% से थोड़ा सा कम है, तो हम इसे पियर्सिंग पैटर्न नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी मार्केट तो सर आप गया है, हाँ सर गया है, बिकॉज हल्का सा कैरेक्टर साथ है, बट कॉन्फिडेंट ट्रेड के लिए नहीं सही है, कॉन्फिडेंट ट्रेड नहीं होगा सर। ले सकते हो तो मतलब थोड़ा सा रिस्क ले ज्यादा लेके, बट इट्स नॉट अ कॉन्फिडेंट ट्रेड। मतलब कॉन्फिडेंट ट्रेड मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड नहीं लेता, सिंपल बात। मार्केट जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, ट्रेड ना ही लेना अच्छा होगा। अच्छा, हमारा ये वाला कैंडल जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, इसमें कुछ ऐसा हुआ है? नहीं सर, ये भी एग्जैक्टली 50% लिया है क्या? 50%? हाँ सर, हाँ सर, हर्ली से 30 to 20 लगा। सर इसको ऐसे देखना है, इसके ग्रोथ के पीछे का कारण पियर्सिंग नहीं। हाँ बोलो सर। বুঝতে পারলাম না, আমি বল কথাটা কথাটা কেটে যাচ্ছে। এনগালফিং হয়েছে তোমরা, কি হয়েছে? ইনগালফিং? এনগালফিং প্যাটার্ন তো। হ্যাঁ ইনগাল হ্যাঁ ইনগালফিং হয়েছে না? হ্যাঁ, ইনগালফিং হয়েছে, পিয়ার্সিং। হ্যাঁ দাদা হ্যাঁ। तो देखो सर, दो चीज फुलफिल हुआ है, एक तो हैमर भी बना है। डाउन ट्रेंड में जब हैमर बनता है, हैमर का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हैमर बना है तो मार्केट में थोड़ा ग्रोथ नजर आ सकता है। इसीलिए देखो 15 मिनट का टीसीएस में चार्ट में सेकंड আগেরটাও তো হ্যামার আছে। हाँ हाँ, उससे पहले भी हैमर है, ठीक है, उससे पहले भी हैमर है, ठीक है। तो ये हैमर बनने का मतलब यही लग रहा है, बार बार हैमर बनने का चांसेस यही बताना चाहता है आपको कि मार्केट में चेंजेस होगा। और सेकंड थिंग, इसमें देखो एक इंगल्फिंग बना है बट प्रॉपरली नहीं बना है, देखो ये थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब एग्जैक्टली एक इंगल्फिंग का पूरा कैरेक्टर फुलफिल नहीं है, ठीक है, थोड़ा संभाल के चलना चाहिए। जब आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस प्रॉपर हो, हमेशा मेरा एक ही सजेशन रहता है सर कि आप थोड़ा देख के चलें, ठीक है, मतलब तुक्काबाजी तो थोड़ा कम करें, और एनालिटिकल लॉजिक, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क, ठीक है, कैलकुलेटिव रिस्क ये वाला हुआ है सर, दिस वन।
ये हुआ, लुक एट, देखो नेक्स्ट दिन का कैंडल 50% कवर किया, एग्जैक्टली 50% ही कवर किया, तो इसे भी पियर्सिंग पैटर्न। तो पियर्सिंग पैटर्न का समरी क्या होता है सर, ये इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट है। अगर आपको मार्केट में इंगल्फिंग नजर नहीं आता, पियर्सिंग नजर आता है, लेकिन पियर्सिंग का पैटर्न का क्या है सर, इंगल्फिंग पूर्णोग्रास, मतलब कंप्लीट ग्रहण लगेगा, मतलब पैटर्न वन को पैटर्न टू, पैटर्न वन को पैटर्न टू कंप्लीटली खा लेगा, ठीक है, चाहे शैडो नहीं खाएगा बट बॉडी तो खाएगा, ठीक है। लेकिन पियर्सिंग में क्या होता है, पैटर्न वन और पैटर्न टू में फर्स्ट कैंडल जो है, सेकेंड कैंडल उसका 50% या उससे थोड़ा ज्यादा खाए, कंप्लीटली नहीं खा पाएगा, 50% या उससे थोड़ा ज्यादा उसका कवर करेगा। अगर ऐसा होगा तो हम उसे पियर्सिंग करेंगे। बाकी बाकी पूरा कैरेक्टर इंगल्फिंग के जैसा ही है, मतलब फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है, मतलब प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना जरूरी है, ठीक है। स्टॉप लॉस दोनों का जो लोएस्ट पॉइंट है उस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। रिस्क टेकर जिस दिन सेकेंड पैटर्न टू में ही रिस्क ले लेगा, ठीक है, मतलब बाय करेगा। जो रिस्क एवर्स होगा वो सेकेंड डे कंफर्म करेगा कि सेकेंड डे भी क्या बुलिश कैंडल है, या सेकेंड डे भी ब्लू या ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है। अगर ये सब कंफर्मेशन मिलता है तभी जाके वो सेकेंड डे में। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पियर्सिंग पैटर्न। याद रखे सर, सब इंपॉर्टेंट पैटर्न ही बता रहा हूँ मैं क्लास में, इतना जान लोगे जरूरत से ज्यादा है। बाकी जब अभी इंडिकेटर भी बाकी है, बहुत सारा चीज बाकी है। डार्क क्लाउड कवर, सर ये क्या है डार्क क्लाउड कवर, हाँ ये भी एक पैटर्न है सर, इज वेरी सिमिलर टू बियरिश इंगल्फिंग। जैसे ध्यान से सुनना, बुलिश इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट है पियर्सिंग, बुलिश इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट है पियर्सिंग, और बियरिश इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट है डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। क्या कैरेक्टर जताता है, क्या क्या मेन कैरेक्टर है सर, वही सेम बात, बस सोचना थोड़ा अलग है। मतलब प्रायर ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, प्रायर ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, वही हुआ है। पहला ट्रेंड बुलिश रहा है, बुलिश ही है। पैटर्न वन ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल, मतलब बुलिश कैंडल। ब्लू या ग्रीन को हम लोग सब्स्टिट्यूटली यूज कर रहे हैं सर, या तो ब्लू या ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल लगेगी। बट पैटर्न टू जो है वो रेड होगा, लेकिन पैटर्न वन, पैटर्न टू पैटर्न वन का कंप्लीटली इंगल्फिंग में नहीं आएगा, कंप्लीटली इंगल्फ नहीं कर पाएगा, कितना 50 से 100% के अंदर। मतलब पैटर्न टू जो है वो पैटर्न वन का हार्डली 50 से 100% के बीच में कवर करेगा, 100% नहीं, 100% के नीचे होगा या 50% के ऊपर होगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जैक्टली बन रहा है। बात समझ में आया, 50-100% का केस समझ में आया। मतलब पैटर्न वन पैटर्न टू का कितना इंगल्फ कर रहा है, क्या कंप्लीट इंगल्फ कर रहा है, कंप्लीट ग्रहण लग रहा है, आंसर इज नो। तो फिर कितना सर, 50 से 50% से ज्यादा, तो ग्रेटर देन 50%, बट लेस देन 100%। प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा दिखे फर्स्ट कैंडल ब्लू होगा, सेकेंड कैंडल रेड होगा, और अगर साथ में दोजी या स्पिनिंग टॉप दिख जाए, मतलब आप समझ लो कि मार्केट नीचे जाएगा, वेरी वेरी हाई चांस, मतलब ये मार्केट को बेयरिश मोड में ले जाने का पैटर्न। इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, घना बादल छाया, घना बादल छाया है, डार्क क्लाउड कवर। सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे इंगल्फिंग का बेयरिश इंगल्फिंग का पैटर्न है। जैसे आज का मैं स्टार्टिंग लेक्चर्स आपको क्या देना चालू किया था, इंगल्फिंग विद डोजी, ठीक है, बट दिस इज नॉट इंगल्फिंग, दिस इज डार्क क्लाउड कवर विद डोजी, विद डोजी, हाँ ठीक है, विद डोजी, एग्जैक्टली एशियन पेंट से लिया गया था सर, एशियन पेंट्स का पैटर्न बना था। ऐसे बहुत पैटर्न आप रेगुलर बेसिस में चेक करोगे आपको मिलेगा, और कब मार्केट नीचे जा सकता है, कब मार्केट ऊपर जा सकता है, इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट पैटर्न प्रॉपर्ली फॉर्म होना बहुत जरूरी है। पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टिंग अ ट्रेड
typically stock in the same sectors have similar price movement. Normally एक चलो इंटरेस्टिंग चीज बता दें, typically stocks in same sectors have similar price movement. देखा जाता है सेम सेक्टर के अंदर आपको सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड नजर आता है. जैसे अगर मैं कल का ही बात करूं, यस्टरडे का, आप आईटी स्टॉक चेक करो लास्ट दिन का, और आप बैंकिंग स्टॉक चेक करो लास्ट दिन का, इंडियन बैंकिंग स्टॉक, आप देख पाओगे कि आपको सिमिलर मूवमेंट नजर आया है, बिकॉज दोनों के पीछे का रीजन सेम होता है. एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो सर, अगर आप कल का बैंकिंग सेक्टर देखोगे और कल का अगर आप आईटी सेक्टर देखोगे, अब चेक करो, आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा सर. तो मैंने आपको इन्फोसिस टीसीएस दिखा रहा था, मैं आपको बैंकिंग में दिखाता हूँ. एक मिनट, मैं आपको बैंकिंग में एचडीएफसी दिखाता हूँ. और एक स्टॉक कोई बता सकते हो डाउन मुझे? गए, कल डाउन गया एचडीएफसी, एसबीआई डाउन गए, लेकिन एसबीआई डाउन गए. कल बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई भी डाउन गया है कल. আচ্ছা কালকে এসবিআই দিচ্ছি না, ডাউন যাচ্ছিল, অনেক অনেক ব্যাংকই গেছে গেছে, एसबीआई शायद बढ़ा. আইসিআইসিআই গেছে. नहीं सर, एसबीआई कल डाउन नहीं था, एसबीआई कल डाउन नहीं था. ये देखो, एसबीआई कल डाउन नहीं था, एसबीआई कल मूवमेंट दिया है, आप ट्रेंड बुलिश रहा है. ठीक है, आप और एक बैंक चेक करो, एसबीआई. ওটা তো বুলিশ হয়নি, हाँ, कोटक भी बुलिश था कल. मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर में मतलब पॉजिटिव मूवमेंट नजर आया है मैक्सिमम में. एचडीएफसी का रिसेंटली अच्छा ग्रोथ हुआ है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहा, और कोई रीजन नहीं है. बट एचडीएफसी का भी फ्यूचर और अभी और ब्राइट है, एचडीएफसी और ब्राइट है, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ. स्टील बुलिश है एचडीएफसी, मतलब और भी थोड़ा सा जाएगा, और भी थोड़ा सा जाएगा एचडीएफसी. मतलब कहना ये चाहता हूँ कि सिमिलर पैटर्न, जैसे मैं आपको टीसीएस दिखाया, इन्फोसिस दिखाया, चलो और आईटी स्टॉक देखोगे, टेक महिंद्रा देख लो, टेक महिंद्रा देखो, देखो जैसा गैप डाउन आपको इन्फोसिस में नजर आया, वैसा ही गैप डाउन आपको टेक महिंद्रा में नजर आ रहा है. मतलब रीजन सेम है ना, ये जो पैटर्न बना है इसका रीजन सेम है. टेक में अच्छा विप्रो देखोगे, चलो एकदम लगे हाथ देख लेते हैं, विप्रो का भी देख लेते हैं. देखो सेम आईटी स्टॉक, सब सेम तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. देखो आप विप्रो का चार्ट देखो, आप इन्फोसिस का भी चार्ट देखो. आप इसमें सिर्फ टीसीएस थोड़ा सा अलग लेवल में है, हल्का सा बाकी लोगों से, क्योंकि टीसीएस का मिक्स्ड अप सिनेरियोस है. प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है पर इंटरनेशनल मार्केट मूवमेंट अच्छा नहीं है, इसलिए टीसीएस नॉट एग्जैक्टली इनकी जैसा बिहेव किया है, और टीसीएस इन मार्केट में सबसे ऊपर है. ठीक है, इन्फोसिस सेकंड बेस्ट में आते हैं बट थोड़ा पीछे है. बाकी टेक महिंद्रा, विप्रो, ये लोग थोड़ा और उसके बाद आते हैं. लेकिन अगर आप देखोगे तो सब पैटर्न सेम है, सब गैप डाउन में नीचे आया है आज, और इसके पीछे का मेन रीजन आपको पता है, मैं स्टार्टिंग में डिस्कस. तो कहना ये चाहते हैं सर कि typically stock in the same sector have similar price movement. For example, think about TCS, Infosys, ICICI Bank, HDFC Bank. Their price movement is similar because these companies are more or less of the same size, have similar business and same external factors, and that affect their business. However, this does not mean that stock price movement would match point to point. Not this. Point to point match करेगा ऐसा बात नहीं. For example, if there is a negative news in the banking sector, banking stocks are bound to fall. In such a scenario, if ICICI Bank falls 2%, it is not really necessary that HDFC Bank is also fall by 2%. Probably HDFC Bank stock price may fall by 1.5 or 2.5. Hence, two stocks may form two different candlesticks pattern, such as bearish engulfing and dark cloud cover at the same time. मतलब आपको ये चीज सिखाना चाह रहे हैं सर करेंटली कि आप सेम न्यूज पे जब बैंकिंग सेक्टर में, जैसे मानो अगर आरबीआई ने रेपो बढ़ाता, ठीक है, आरबीआई का रेपो इंक्रीज का खबर आते ही बैंकिंग सेक्टर फॉल करता है, या फिर बैंकिंग क्वार्टर रिजल्ट्स खराब होने से, लॉस मेकिंग होने से, इन्फ्लेशनरी मैटर आने से बैंकिंग सेक्टर का न्यूज खराब आता है,
तो हो सकता है कि सेम न्यूज पे HDFC बैंक भी फॉल कर रहा है, ICICI भी फॉल कर रहा है, बट आप देखेंगे कि शायद HDFC में इंगल्फिंग बन रहा है, बेरिश इंगल्फिंग, बट ICICI में आपको डार्क क्लाउड कवर दिख रहा है। सेम न्यूज पे सिमिलर पैटर्न भी हो सकता है, परसेंटेज भी थोड़ा अलग हो सकता है, और पैटर्न में या तो आपको इंगल्फिंग बेरिश दिखेगा या तो डार्क क्लाउड कवर दिखेगा, जो बेरिश इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट है। लेकिन बोथ दीज आर रिकॉग्नाइजेबल कैंडिडेट्स। बट अगर आप मुझे पूछोगे कि सर आपको कौन सा ज्यादा पसंद है, तो ऑब्वियसली मुझे कंप्लीट ग्रास पसंद है, मतलब इंगल्फिंग पैटर्न मुझे ज्यादा पसंद है, बट नॉट नेसेसरी कि आपको भी सेम पसंद हो सकता है कि डार्क क्लाउड कवर में आप ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन ट्रेडर टू ट्रेडर, ठीक है, इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन ट्रेडर टू ट्रेडर। सेम लाइन में अगर सेम कॉन्सेप्ट में बात करें, आप बुलिश इंगल्फिंग की जगह पियर्सिंग पैटर्न भी चूज कर सकते हैं। रीजन इज सेम, मतलब अगर किसी स्टॉक में अगेन अगर आपको बुलिश नजर आता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, मानो कि आप देखोगे कि सेम कॉन्सेप्ट में कोई स्टॉक 2% में ग्रोथ किया है तो कोई 3% में, किसी में आपको बुलिश इंगल्फिंग नजर आएगा तो किसी में आपको पियर्सिंग पैटर्न नजर आएगा। बस फॉलो करते रहना, बस फॉलो करते रहना। हो सकता है मुझे तो इंगल्फिंग ज्यादा पसंद आता है, ठीक है, बट इजी टू आइडेंटिफाई एंड ऑल्सो मेरा ट्रेड भी उसी में ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। बट अगर आप पियर्सिंग पैटर्न में अपना ग्रिप बना लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम लोग ऑलमोस्ट कैंडल स्टिक को कवर करते हुए चल रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको धीरे धीरे सारा कैंडल स्टिक समझ में आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और भी नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, हम लोग एक चेकलिस्ट सिखाएंगे आपको, 6 पॉइंट ट्रेडिंग चेकलिस्ट। सिर्फ कैंडल स्टिक अकेला नहीं है, मार्केट में ट्रेड लेने के लिए कैंडल स्टिक के साथ साथ और भी 3-4 चीजें हैं। 3 to 4 पॉइंट्स ऑन दिस चेकलिस्ट अगर कम से कम सक्सेसफुल है, मतलब अगर सपोर्ट करता है, ठीक है, तब ट्रेड लो। मतलब आउट ऑफ 6 कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपको फेवर में होना चाहिए तो ट्रेड लेना चाहिए। सर अगर फेवर में नहीं है तो मत लो। सर अगर मिक्स्ड अप है तो किसी में थोड़ा बाय करो, किसी में थोड़ा होल्ड करो, किसी में सेल करो। सर कैसे होगा? सर आगे यही सब आगे सीखना है कि कैसे ट्रेड लेना चाहिए। आउट ऑफ 6 चेकलिस्ट पॉइंट, 6 चेकलिस्ट पॉइंट है क्या? सर उसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी सारा इंडिविजुअल पॉइंट कवर अप नहीं हुआ है ना। जैसे जैसे कवर होगा मैं आपको आगे आगे बताते चलूँ। सर मैंने लास्ट फ्यू टेक्निकल क्लास में जो अभी तक कंप्लीट करवाया मैं आपको वो बताता हूँ। इन अवर नेक्स्ट क्लास हम लोग मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में, ऐसे हरामी में बोल दिया सर, हरामी मेरा बोल रहा है, हरामी में और मुझे कुछ नहीं बोलना है, बहुत हरामी डिस्कस, ठीक है, मतलब प्रेग्नेंट डोमेन रे बाबा। जैसे माँ के पेट में हम लोग होते हैं ना, हर बच्चा माँ के पेट से आते हैं, तो माँ के पेट में जैसे बच्चा होता है एग्जैक्टली ऐसा ही देखने में होता है हरामी पैटर्न। इसमें बहुत डिस्कशन हुआ है और रिसेंटली ट्रेड भी हुआ है रिलायंस पे, TCS पे। हाँ सर रिसेंटली ट्रेड भी हुआ है, लेकिन आगे चर्चा जो रहेगा दैट इज मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। हाँ सर ये कौन है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार? सर आएंगे सर, इस पे बात करना चालू करेंगे, और साथ साथ में इसको जब बात करेंगे तब गैप अप और गैप डाउन पे भी बात हो, गैप अप और गैप डाउन में भी बात हो। सर थोड़ा वेट करो, नेक्स्ट क्लास में चर्चा रखेंगे। सर गैप अप गैप डाउन आप लोग नजर आते हैं आप लोगों को मार्केट में ऑलवेज, जैसे आज का IT मार्केट, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, गैप डाउन स्टार्टिंग है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग भी नजर आएगा आपको बहुत बहुत केस में। ये देखो जैसे यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ था, ये देखो अक्टूबर में, दिख रहा है, विप्रो में देखा हूँ। तो कभी गैप अप भी नजर आता है, कभी गैप डाउन भी नजर आता है, साथ में मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी नजर आता है, ठीक है सर। हाँ, तो ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, गैप अप, गैप डाउन, ये क्या सिखाना चाहेगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूँगा। सर होमवर्क क्या रहेगा जो आप लोग ग्रुप में डिस्कस करोगे? सर टेक्निकल का ये होमवर्क रहेगा कि आप लोगों को मार्केट से इंगल्फिंग पैटर्न, ध्यान से सुन लो सर, हाँ, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर एंड पियर्सिंग पैटर्न, ये 4 पॉइंट आपको अलग अलग कंपनी के लिए ढूंढना है। जिसका भी ढूंढो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। चलो IT और बैंक में ही ढूंढना, ठीक है, ये पॉसिबल।
या फिर दूसरा स्टॉक चूज कर सकते हो, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। बट आईटी बैंक में चेक करके देख सकते हो, या फिर कोई और इंडस्ट्री भी ले सकते हो सर, नो इशू विद दैट। मतलब फार्मास्यूटिकल्स ले लो, ऑटोमोबाइल ले लो, हमें किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, किसी के साथ कोई प्यार मोहब्बत भी नहीं है। तो आईटी बैंक, ऑटोमोबाइल, जो भी चूज करना है चूज करो। आप एज पर दी मार्केट पैटर्न चलो, देखो कि सेम न्यूज पे कहाँ बुलिश एंगल बना है, कहाँ डार्क क्लाउड कवर बना है, कहाँ सॉरी कहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न बना है, कहाँ पर बेयरिश एंगल थिंग बना है। बस चेक करो सर, चेक करके उसका स्क्रीनशॉट लो और शेयर करो। नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है सर। नॉलेज एक ऐसा चीज है, पैसा भी दान देने से बढ़ता है, वैसा ही नॉलेज भी शेयर करने से बढ़ता है। ठीक है सर, आज इतना ही है। ওকে, সবাই বুঝতে পারলি রে? সবাই বুঝতে পেরেছে ক্লাস? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ দাদা। ठीक है सर, तो फिर प्रैक्टिस बढ़ाते चलो और बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल मिलते हैं फ्यूचर ऑप्शन स्पेशल क्लास में। ठीक है सर, फिर बाय आज, टाटा। হ্যালো। ঠিক আছে স্যার, বাই। ओके चलो হ্যাঁ टाटा। হ্যাঁ দাদা। ठीक है सर।